नमस्कार दोस्तों। अम्ल क्षार लवण की आज तीसरी क्लास है और इसके बाद एक क्लास और आएगी और ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अम्ल क्षार लवण था, हमने उसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो अम्ल क्षार और लवण उन तीनों को डिफाइन किया था अच्छी तरह से। और हमने जो दूसरी वीडियो बनाई थी उसमें पीएच मान क्या है, पीएच की परिभाषा क्या है, वैसा बता चुके हैं। अब जो तीसरी वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि अम्ल और क्षार रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, आज वीडियो देखते हैं। आज की वीडियो देखिए और अम्ल क्षार लवण चैप्टर है हमारा, तीसरी वीडियो है आज। क्या होगा जब अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं, यानी कि अम्ल की क्रिया ये धातु से करा दें तो क्या प्राप्त होगा हमें। ठीक है, जैसे हमने अम्ल ले लिया और कोई धातु ले ली, उस धातु के टुकड़े को हमने यदि हम अम्ल में डाल दें तो रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा जब अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं। तो अम्ल ले लिया हमने और धातु, जब अम्ल और धातु की क्रिया कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, यानी कि हमने अम्ल लिया और अम्ल की क्रिया यदि किसी धातु से कराते हैं तो हमें लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। ठीक है, देखते हैं एक रिएक्शन के माध्यम से। HCl ये एक अम्ल है। ठीक है, अम्ल ले लिया, धातु कोई सी भी ले लीजिए आप, मैंने जैसे जिंक ले ली, जिंक धातु है और इसकी क्रिया करा रहे हैं हम अम्ल से, HCl अम्ल से। ठीक है, और रिएक्शन के बाद हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो होती है वो होती है H2। यहाँ पर H कितनी है, एक। इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए H हमारे पास कितने हैं, 2 हैं तो H आ गए 2, ये हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, अब यहां से क्या बचा, यहां से बचा Cl कितने हैं, 2। यानी कि यहाँ जो 2 लिख रहा है इसका मतलब यह है कि H भी हमारे पास 2 हैं और Cl भी हमारे पास 2 हैं, इसका मतलब ये है। ठीक, अब देखिए यहां से क्या बचा, Cl2 बचा, Cl2, और यहां से बचा हमारा जिंक। ठीक है, यानी जिंक क्लोराइड ये हमारा बना लवण। लवण मतलब नमक, ये हमारा लवण बना और हाइड्रोजन गैस बनी। कहने का मतलब यह है कि जब अम्ल और धातु की क्रिया कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है हमें। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो वह ऊपर की ओर निशान बनाया है क्योंकि ये गैस है और ये एक लवण है। जब हम अम्ल और धातु की क्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हमने इस रिएक्शन के माध्यम से इसको समझ लिया। अब अगला देखते हैं क्या होगा जब क्षार की क्रिया धातु से करा दें, यानी कि कोई भी क्षार है और क्षार की क्रिया यदि हम किसी धातु से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ देखते हैं क्षार की क्रिया धातु से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन ही प्राप्त होता है। जो अम्ल की क्रिया धातु से कराएं तो भी लवण और हाइड्रोजन, और जब क्षार की क्रिया हम यदि धातु से कराएं तो भी लवण और हाइड्रोजन ही प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे। क्षार हम ले लेते हैं NaOH। ठीक है, ये क्षार है। धातु हम लेते हैं जिंक। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है। जब क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। हाइड्रोजन H कितने अणु होते हैं, 2। यहाँ पर कितने हैं, 1। तो यहाँ करने के लिए, यहाँ पर रिएक्शन को संतुलित करने के लिए 2 लिखेंगे। 2 हो गए, यानी कि यहाँ पर H भी 2 हैं, O भी 2 हैं और Na भी 2 हैं। ठीक है, अब ये गैस तो बन गया हाइड्रोजन। अब लवण देखते हैं, लवण कैसे बना। Na कितने हैं, 2, Na2। ठीक, अब यहाँ से क्या बचा, O बचा, यहाँ से Na2 बचा, यहाँ से Na2 हो गया। अब जिंक देखो, जिंक क्या है, जिंक तो 1 है, जिंक लिख दिया। अब यहां से O बचा, O2। ठीक है, ये बन गया हमारा लवण। तो ऐसे देखते हैं जब भी कभी भी उसकी क्षार की क्रिया धातु से करा दें तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होगा। तो हाइड्रोजन गैस ये रहा और लवण हमारा ये रहा। ठीक है, क्षार ये हमारा है, ये धातु है। जब हमने क्षार की क्रिया धातु से कराई तो हमें एक लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। यदि हम लवण की क्रिया जब हम किसी अम्ल की क्रिया धातु से कराएं या क्षार की क्रिया
धातु से कराएं तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होगा। इसे उतार लीजिए। दोस्तों अभी हमने देखा कि अम्ल की क्रिया यदि किसी धातु से करा दी जाती है तो हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होता है। तो उसके परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस परीक्षण करते हैं। क्या अम्ल की क्रिया किसी धातु से करा दें तो क्या हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी? तो उसके लिए परीक्षण है और हम वो परीक्षण यहाँ पर करने वाले हैं, हाइड्रोजन गैस परीक्षण, या उसे पॉप ध्वनि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। हमने एक परीक्षण करने के लिए एक स्टैंड लिया, ये हमारा स्टैंड है। इस स्टैंड पर एक परख नली लगाई, परख नली, ये लिख रहा है परख नली, और परख नली के अंदर हमने क्या किया, HCl अम्ल और जिंक धातु के टुकड़े इसके अंदर डाल दिए। और डालने के बाद ये आपस में रिएक्शन करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बननी स्टार्ट होती है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बुलबुलों के फॉर्म में बाहर निकलनी स्टार्ट होएगी। जो बुलबुलों के छोटे छोटे बुलबुले पैकेट के रूप में क्या करती है, वो आगे ऊपर निकलती है क्योंकि गैस हल्की होती है। और वह गैस इस प्रवाह नली के द्वारा इस विलयन में पहुंच जाती है। ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। यहाँ से इसको पूरा ही तरीके से बंद कर दिया जाता है और जो गैस बनती है वो सीधी प्रवाह नली के द्वारा इस विलयन में पहुंच जाती है। ये जो विलयन हमने लिया है, यहाँ पर साबुन का विलयन लिया है। साबुन में बुलबुले अच्छी तरह से हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर साबुन को जल में घोल दिया है और यहाँ पर एक विलयन तैयार किया है। और जब ये गैस इस विलयन में पहुंचती है तो बुलबुले बनकर बाहर निकलती है। वो बुलबुले ऊपर हवा के द्वारा ऊपर उठने लगते हैं क्योंकि गैस हल्की होती है, ये उस बुलबुलों को लेकर ऊपर उठती है। ये जो बुलबुले आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बुलबुले होते हैं। उसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। यहाँ हम क्या करते हैं, अपने हाथ में एक मोमबत्ती लेकर जलाकर उसे रखते हैं। जैसे बुलबुला ऊपर आता है, बुलबुले पे हम मोमबत्ती लगा देते हैं। जैसे ही मोमबत्ती बुलबुले पे जाती है तो फट फट की आवाज़ करके वह हाइड्रोजन गैस जलने लगती है और एक आवाज़ आती है, इसे बोलते हैं पॉप ध्वनि। जैसे हम गैस जलाते हैं तो गैस पर जैसे ही हम माचिस को रखते हैं तो क्या होता है, भक की आवाज़ आती है। जो भक की आवाज़ है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉप ध्वनि कहते हैं। और यहाँ भी सेम ध्वनि निकलेगी, भक भक की आवाज़, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉप ध्वनि। जैसे ही ये गैस इसके मोमबत्ती के कांटेक्ट में आती है, जली हुई मोमबत्ती के, तो हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं वो जलने स्टार्ट हो जाते हैं और फट फट यानी पॉप ध्वनि निकलती है। इसी से पता चल जाता है कि जो हमारे जो हमने जो लिया था यहाँ पर अम्ल लिया था और जिंक की क्रिया कराई थी अम्ल से। जब धातु की क्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, यहाँ से सिद्ध होता है। ठीक है, यहाँ जो हमारे पास विलयन था वो हमारे पास सॉल्यूशन था वो क्या था, HCl और जिंक था। हमने HCl जिंक में डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बनी और यहाँ से पॉप ध्वनि हमें उत्पन्न हुई, जिससे जलने से, दहन मतलब जलने से। और इससे ये सिद्ध होता है कि अम्ल की क्रिया जब हम किसी धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि अम्ल की क्रिया यदि धातु कार्बोनेट से कराएं तो क्या होगा और धातु बाइकार्बोनेट से कराएं तो क्या होगा। यहाँ देखते हैं कि अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखते हैं, अम्ल और धातु कार्बोनेट, अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया कराएं तो क्या मिलेगा। ठीक है, यदि अम्ल और धातु कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं तो हमें लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। अम्ल हमने वही लिया HCl, धातु कार्बोनेट लिया हमने Na2CO3, यहाँ पर धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट लिया, धातु हमने सोडियम लिया यहाँ पर। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, यदि हम अम्ल की क्रिया यानी HCl की क्रिया जो अम्ल है
उसकी धातु कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं, तो हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। अब देखते हैं, 3 चीज प्राप्त होंगी हमें। जल प्राप्त होगा। अब जल में क्या होता है, H2O। अब यहाँ H कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 1, तो इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमें 2 लिखना होगा। अब H कितने हो गए, 2, और Cl कितनी हो गई, Cl भी 2 हो गए, H भी 2 और Cl भी 2। अब देखो H ये 2 थे, वो तो आ गए यहाँ पर, ठीक है, H वहाँ से समाप्त, ये H यहाँ पर उठकर आ गए 2, यहाँ से एक O आ गई, तो यहाँ कितनी बची, अब O2 बची, केवल CO2 बचा, क्योंकि एक O तो हम यहाँ पर आ गई ना, यहाँ से उठकर एक यहाँ आ गई, तो यहाँ पर कितने बची, 2 O बची। अब 2 O बची तो CO2, अब CO2 गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब यहाँ से क्या बचा, देखो Na2 और Cl2, तो यहाँ लिखेंगे हम, एक तो Na बचा और एक Cl बचा, Na2 बचा और Cl2 बचा, है ना, ये तो बचा, यानी कि 2 तो बचे Cl के और 2 बचे Na के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हटाकर 2 यहाँ लिख देते हैं। अब ये हमारी नमक बन गई, यानी कि लवण बन गया, सोडियम क्लोराइड। जब कभी भी हम अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ देखो एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर H जो है 2 हैं, तो ये आ गए H2, एक O यहाँ से आ गई, ये आ गई, यहाँ 2 रह गई, तो देखो CO2 हो गया यहाँ पर, तो CO2 ये आ गया। अब यहाँ से Na2 बचा और यहाँ से Cl2 बचा, 2 आ गया, तो 2, तो इसको, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो आगे 2 लिखा, NaCl लिख दिया हमने, ठीक है। ये तो हो गया जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं। अब बात करें जब अम्ल की क्रिया धातु बाइकार्बोनेट से कराएं, ठीक है। अम्ल हमने ले लिया है HCl, धातु बाइकार्बोनेट लिया हमने सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करा रहे हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, जैसा ऊपर प्राप्त हो रहा था सेम टू सेम वही प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे। जल है तो जल क्या होता है, H2O। अब H देखो कितने यहाँ पर, 2, एक H ये आ गया, एक H ये आ गया, दोनों H आ गए, 2 H आ गए, O, एक O यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ कितने बचे, अब 2 बचे, यहाँ से एक निकाल लिया, ये आ गया यहाँ पर एक O, तो यहाँ पर 2 बचे, तो यहाँ पर बचा C, एक तो C बचा यहाँ, और O कितने बचे, 2, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है, ठीक है। अब बचा के यहाँ पर ये देखते हैं, देखो ये पूरा आ गया उठ के, H दोनों आ गए, Na यहाँ से बचा, Cl यहाँ से बचा, तो NaCl, ये नमक बन गया हमारा, यानी कि लवण बन गया। जब हम अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया कराते हैं तो हमें लवण और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। और जब कभी हम अम्ल और धातु कार्बोनेट की क्रिया कराएं तो भी हमारा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होगा। और कभी हम यदि अम्ल धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया कराएं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होगा, दोनों में समान प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि यदि हम इसे मिटा दूं, यदि हम यहां पर अम्ल की जगह क्षार कर दें कि क्षार की क्रिया धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से कराएं तो क्या प्राप्त होगा। दोस्तों आपको याद रहे कि क्षार कभी भी धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो गया कि क्षार जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया नहीं करते हैं, तो हमें कोई भी रिजल्ट प्राप्त इसका नहीं होगा, ठीक है। बस हमें याद रखना है कि जब अम्ल की क्रिया कराएं धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से तो हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होगा। और कभी भी हम क्षार की क्रिया कराते हैं धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से तो हमें
ये रिएक्शन करते नहीं है तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपका बस ये पता होना चाहिए कि बस अम्ल ही क्रिया करते हैं, क्षार क्रिया नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसके बाद अम्ल क्षार लवण चैप्टर की एक वीडियो और आएगी और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखने के लिए धन्यवाद।